हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए लेकर के आए हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की जो वैकेंसी आई है TG2 उसकी तैयारी करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 बना दिया है और जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 प्रश्नों को हल कर लिया था। अब आज इस वीडियो में हम 51 से लेकर के 100 प्रश्नों तक इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक जानकारी देंगे, इस प्रकार की आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे और कुछ अपडेट जो होती हैं आपके लिए UPRVUNL से या UPPCL से, तो वो अपडेट हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो उसका अपडेट आपके पास पहुंचता रहे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास अपडेट पहुंचती रहे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने, सुरक्षा सर्किट में बैकअप सुरक्षा खाली जगह के लिए आवश्यक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सुरक्षा सर्किट में बैकअप के लिए आपके लिए शॉर्ट सर्किट आवश्यक होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए, मापन यंत्रों को व्यापक रूप से खाली जगह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका परम और द्वितीयक यंत्रों की, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 53। इन द इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स which of the following is not an important and parameter। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ जो है जो आपकी सोल्डरिंग फ्लक्स जो होती है उसमें जो लाइट होती है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है, ये आपका पैरामीटर इम्पोर्टेंट नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, खाली जगह की संभावना को कम करने के लिए केवल चालक के ऊपर एक अर्धचालक की परत चढ़ाई जाती है। तो रोधक परत में फलाव, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ देख रहे होंगे, देखिए ऑप्शन आपका ये IGBT जो होता है का प्रदर्शन डायोड के समान होता है, न तो डायोड के समान होता है इसका प्रयोग, न ही मॉसफेट के समान होता है, न ही BJT के समान होता है। ये दो जो होती हैं आपकी मॉसफेट और BJT, इन दोनों की मध्य में कार्य करता है। तो यहाँ ऑप्शन आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा, BJT और मॉसफेट के मध्य में काम करता है। अगला प्रश्न आपके सामने, चुंबकीय पदार्थ के क्यूरी बिंदु को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो आप जानते होंगे चुंबकीय पदार्थों में क्यूरी टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिस पर चुंबक का अस्तित्व तो खत्म हो जाता है, यानी कि वह तापमान जिस पर इसका चुंबकीय सामर्थ्य शून्य हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इस प्रश्न को छोड़ देते हैं कि इसमें प्रश्न नहीं दिया है, ना ऑप्शन दिए हैं, किसी प्रॉब्लम से आ नहीं पाया इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर एक खाली जगह होता है। तो देखिए कैपेसिटर स्टार्ट जितनी भी मोटर होती हैं वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती हैं, क्योंकि कैपेसिटर उसे स्टार्ट करने के लिए अपना एक तरह से दूसरा फेज उसके लिए बना के देता है, तब वो चल पाती हैं। क्योंकि जो फेज होता है आपका वो एक तरफ घुमाता है उसे, और दूसरी तरफ घुमाने के लिए उसे दूसरा फेज चाहिए, लेकिन वो कैपेसिटर जो होता है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में लगा करके वो दूसरे फेज को बना देता है, तो उससे जो है वो मोटर चलने लगती है। तो ये आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, द फॉर्म फैक्टर ऑफ एन AC सिग्नल इज डिफाइंड एज। जो फॉर्म फैक्टर होता है वो RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है। तो आप देख सकते हैं RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने,
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होती है? तो आप फॉर्मूला जानते होंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जो होता है वो होता है आपका F/Q। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q, जहाँ F फोर्स है और Q आपका आवेश है। तो F की न्यूटन होती है आपकी न्यूटन और Q की मात्रक होती है कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अध्यारोपण सिद्धांत के लिए मान्य होता है। तो रैखिक सर्किट जितने भी होते हैं उनमें यह अध्यारोपण सिद्धांत काम करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य की इकाई आपकी न्यूटन प्रति वेबर होती है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक सेल के बारे में निम्न में से क्या सही है? प्राथमिक सेल आपको बता दें, घरों में जो टॉर्च होती है इस तरह से आपने देखा होगा, इसमें 3 सेल डाले जाते हैं, इसे 1 2 3, और ये एक बार सेल यूज हो जाए तो उसके बाद दोबारा से चार्जेबल सेल नहीं होता, ये एक बार यूज करने के बाद खराब हो जाता है। इन्हें आप प्राथमिक सेल कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, जैसे ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, यह फिर से चार्ज करने के लायक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, एसी स्रोत से जुड़े विशुद्ध रूप से कैपेसिटिव सर्किट में संधारित्र में औसत विद्युत अपव्यय शून्य होता है। क्या होता है यहाँ पे? औसत विद्युत अपव्यय शून्य होता है, जो कैपेसिटिव सर्किट होता है उसमें। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो गया सेकंड सही। इसी प्रश्न को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। फ्री व्हीलिंग डायोड का उपयोग कहाँ किया जाता है या कहाँ होता है? तो यहाँ आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर 3, प्रेरकत्व तो स्विचन परिपथ यानी इंडक्शन स्विचिंग सर्किट में होता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक इलेक्ट्रिक मोटर 5 किलोवाट की शक्ति लेता है, मोटर की दक्षता 85% है, मोटर के आउटपुट की गणना केजी मीटर पर सेकंड में कीजिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं, जो मोटर की जो शक्ति है वो 5 किलोवाट है और इसकी आउटपुट की गणना करनी है। तो इसकी दक्षता 85% का मतलब है कि 5 किलोवाट का 85% आप निकाल लेंगे। हम इसको किलोवाट से वाट बनाएंगे तो इसमें 1000 का गुणा कर देंगे, तो इसकी जो शक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 5000। और यहाँ आप इसका 85% निकालेंगे। इस तरह से आप इसका परसेंट में निकालेंगे, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो आप हटा देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे आप, तो आपका यह आ जाएगा 4250। ये आउटपुट की शक्ति होगी आपकी यहाँ पर 4250। अब इसे आपको चाल में कन्वर्ट करना है। तो चाल के लिए आप जब इसका वेलोसिटी निकालेंगे, तो जो इसकी शक्ति है, पावर है आउटपुट में, उसमें आप जी की जो वैल्यू है उससे डिवाइड कर देंगे। जी की जो वैल्यू होती है 9.8 होती है। अब इसे जब इसे डिवाइड करेंगे आप, तो इसका जो आएगा वो 433.67 के लगभग आएगा। आप इसे सॉल्व कर लेना, और इस वैल्यू से जो आपका मेल खाता है, तो वहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। तो आपका यहाँ पर यह ऑप्शन सही हो जाएगा। आप अपने आप से इसका डिवाइड करके देख लीजिए एक बार, और देखिए कि 433.67 आता है या 231 आता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डीसी यौगिक जनित्र की फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक कैसे प्राप्त की जाती है? तो यहाँ आपको दिया गया पहला ऑप्शन सही है, पूरे श्रेणी क्षेत्र में एक परिवर्ती प्रतिरोध को जोड़ करके, यानी कि श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, उससे आपको जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक मिल जाती है। यह ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला है,
अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए किस प्रकार की वायरिंग की जाती है या सिफारिश की जाती है? जो अस्थायी वायरिंग की जाती है वो क्लिट के द्वारा की जाती है, वो क्लिट वायरिंग होती है जिसे आप क्लिट वायरिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही है। इसमें देखिए प्रश्न नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्लिप को खाली जगह के रूप में परिभाषित किया गया है। तो जो स्लिप होती है वो स्लिप की स्पीड और तुल्यकालिक स्पीड जो चाल होती है उन दोनों के रेशियो को कहते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 2 देख रहे होंगे, स्लिप स्पीड अपॉन तुल्यकालिक चाल। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा प्रदीपन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट तापमान, ये आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा मापन यंत्र रीडिंग देने के लिए सर्किट से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो आप जानते हैं यहाँ पर जो सर्किट में रीडिंग लेने के लिए जो सीरीज में लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए आपका एक सर्किट इस तरह से बना हुआ है, ये सर्किट है। अब इसमें कितनी धारा जा रही है, धारा को मापने के लिए यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया जाता है इस जगह पे। मान लीजिए जहाँ लगाना है आप सीरीज क्रम में लगाएंगे एमीटर को, जब धारा आपको निकालनी होती है इस जगह पे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है एम्पियर। और इसमें वोल्टेज कितना है, वोल्टेज चेक करना होता है पर सर्किट में कितना है, तो उसके पैरेलल में लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक ऐसे करके कनेक्शन दे देंगे और एक कनेक्शन यहाँ से, इन दोनों के बीच में आप वोल्ट मीटर लगा देंगे तो वोल्टेज का मालूम पड़ जाएगा इन दोनों सेलों के बीच में। तो कुल मिलाकर के आप ये बात याद रखिए कि श्रेणी क्रम में हमेशा अमीटर जोड़ा जाता है रीडिंग लेने के लिए और वोल्ट मीटर को समानता क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सही हो जाता है फर्स्ट वाला। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विद्युत परिपथ में वह बिंदु जहां पर दो या उससे अधिक तत्वों एलिमेंट का कॉमन कनेक्शन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं विद्युत परिपथ में जहां भी एक से दो बिंदु मिलते हैं वहां आप कहते हैं, एक तरह से जॉइंट कहते हैं या संधि कहते हैं, नोड कहते हैं, आसंधि कहते हैं, ये आपके नाम प्रचलित हैं। तो यहाँ आप जो ऑप्शन में दिया है नोड आसंधि, ये सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सीसा अम्ल या लेड एसिड जो होती हैं सेल की विद्युत विशेषता नहीं है? तो देखो दक्षता उससे कोई मतलब नहीं है, वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है और क्षमता से कोई मतलब नहीं है। जो होता है आपका, सॉरी देखिए यहाँ मतलब नहीं है ये पूछा है, दक्षता उसकी होती है, वोल्टेज में होता है सेल में कितना वोल्टेज है, उसकी कितनी क्षमता, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन विशेषता नहीं है ये पूछा गया आपको। तो यहाँ देख सकते हैं शक्ति गुणांक सेल का नहीं होता है, शक्ति गुणांक नहीं है यहाँ पर, ये आपका ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज E बराबर 200 साइन 314t की आपूर्ति तक एक ऐसे उपकरण को की जाती है जो विपरीत दिशा में धारा के प्रवाह को रोकता है। अब मान लीजिए आपका AC का जो होता है वो इस तरह से चलता है, ठीक। अब ये तो पॉजिटिव दिशा हो गई और ये हो गई नेगेटिव दिशा, तो इसने क्या कहा है, धारा के प्रवाह को रोकता है किस दिशा में, विपरीत दिशा में। यानी कि जो आपका ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, यानी कि ये नीचे वाले जो हैं करंट फ्लो इनको रोक देगा इनको। तो अब पूछ रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं, इसमें जो है धारा का मान पूछ रहा है RMS वैल्यू का, ठीक है। तो आपको यहाँ बताएंगे कि इस तरह से आप जो जा रही है इसके, तो ये मान लीजिए इसकी जो ये 50% धारा लॉस हो जाएगी, इसे हटा देगा, इसे रोक देगा 50% धारा को। यानी कि जो धारा बहेगी वो आधी धारा बहेगी और 50% धारा आपकी ये रह जाएगी, इस तरह से चलेगी ये। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर। इस समीकरण में देखिए ये जो होता है समीकरण आपका V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ जब कंपेरिजन करेंगे तो V नॉट की जो वैल्यू आपको मिल जाएगी
वो कितनी मिल जाएगी, 200 मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो आई नॉट है इन्होंने दे रखा है, नहीं आर नॉट, आर की वैल्यू जो दे रखी है उन्होंने वो 200 दे रखी है, और हमें निकालनी है क्या, आई नॉट। पहले आई नॉट निकाल लेते हैं, उसके बाद आर एम एस निकाल लेंगे। तो आई नॉट जब निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, V अपॉन आर होता है, तो V की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 200 है, अपॉन 20, ये आपका आ जाएगा कितना 10 आ जाएगा। ये इसमें धारा जो बह रही है वो कितनी आ गई, 10 हो गई। अब इस I की वैल्यू जो आपने निकाल ली वो 10 निकाल ली, मैक्सिमम धारा जो होती है। अब इसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है इसमें कि विपरीत दिशा में धारा के प्रवाह को रोकते हुए, तो आपको मैंने अभी बताया था जो धारा जो बह रही थी इस तरह से आपकी पूरी टोटल धारा 10 धारा थी, 10 एम्पियर की। अब यहाँ से जो 50% धारा आपकी वो हटा दी गई है। अब इसमें देखिए डायग्राम में आप समझ लीजिए कि धारा जो चलती है इस तरह से चलेगी, देखिए एक धारा आपकी I1 ऐसे गई, ठीक, और I2 यहाँ से ऐसे गई, फिर जो I2 गई है यहाँ पर वो इस तरह से जाएगी धारा यहाँ पर, और I1 है वो इस तरह से जाएगी यहाँ पर, ये I1, ये I2, सॉरी I2 नीचे है, ये वाली I2 है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि धारा जो चलती है वो मान ली एक धारा ऐसे गई, फिर ये सीधी जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर सीधी जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, और दूसरी धारा जो होगी वो सीधी जा करके फिर यहाँ से ऐसे लूप बनाएगी, फिर सीधे जाएगी, फिर यहाँ से लूप बनाएगी, फिर सीधी जाएगी, ऐसे लूप बनाएगी। तो आपको लगेगा इस तरह से ये सारा चल रही है। तो इसमें 50% धारा इन्होंने रोक दी। तो आप समझते हैं कि हमने जो बताया आपको 10 आया था, 10 का आधा कर देंगे तो आप कितना जाएगा यहाँ पर 5 एम्पियर इसकी आंसर आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन यहाँ देख रहे होंगे सेकंड वाला, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सुरक्षात्मक सर्किट अर्थिंग में ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कृत्रिम अर्थिंग प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर पहला नहीं, तीसरा सही हो जाएगा। विशुद्ध प्रतिरोधक परिपथ की क्षणिक अनुक्रिया क्या होती है? तो विशुद्ध प्रतिरोधक जो होता है उसमें कोई क्षणिक अनुक्रिया उत्पन्न नहीं होती है। तो यहाँ ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, द इंडक्शन कप रिले इज लिंक टू इम्पीडेंस। तो यहाँ आंसर जो आप देख रहे होंगे थर्ड वाला, ये सही हो जाएगा, इम्पीडेंस। अगला प्रश्न आपके सामने है, इन परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द डैम्पिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई। तो एल्यूमिनियम फ्रेम द्वारा इसमें जो है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्लिप 1 है तो मोटर की स्थिति क्या होगी? स्लिप 1 है तो ये समझ के चलिए कि अभी बंद है, वो विराम अवस्था में है, चालू नहीं है। इसका मतलब ये होता है स्लिप 1 होने पर। अगला प्रश्न आपके सामने, VAR की किसकी इकाई है? VAR किसकी इकाई है? तो जो VAR होती है वो प्रतिघाती शक्ति, रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को खाली जगह के द्वारा प्रतिलोमित किया जा सकता है। तो यहाँ प्रतिलोमित किसके द्वारा किया जा सकता है? किसी, देखिए मैंने आपको आप जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई ट्यूबवेल हो तो कभी कभी आपने देखा होगा आपको जो फेज मिलते हैं R/B, 3 फेज मिलते हैं। अब आपने मोटर को 3 फेज दे दिए, लेकिन मोटर का जो रोटेटिंग है, जैसे मान लीजिए घूम रहा है मोटर, इस पे जो आप देख रहे होंगे इसके राउंड जो उल्टे आने लगते हैं। जैसे इस तरह से घूमना चाहिए उसे, लेकिन वो घूम किस तरह से रहा है, इस तरह से। अब इसके जो है राउंडिंग जो आ रहा है वो अपोजिट आ रहा है। तो इसे सीधा करने के लिए आप क्या करते हैं कि इस R/B में से किसी A फेज को दूसरे फेज से इंटरचेंज कर देते हैं, कनेक्शन उसके 2 फेजों का आपस में बदल देते हैं। तो उसके जो है राउंड जो होते हैं, चक्र होते हैं, वो उसका
अपोजिट हो जाता है। तो आप इस ऑप्शन में देख लीजिए, इन्होंने क्या बोला, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में, किसी भी दो सप्लाई लाइन लीड को आपस में बदलने से, यानी कि उनके दो फेजों को आपस में बदल देंगे, आप इंटरचेंज कर देंगे, तो आपका जो है उसके चक्र जो है अपोजिट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, वैद्युत कार्य के लिए डिजाइन किए गए पीपीई में विद्युत रोधी दस्ताने किससे बनाए जाते हैं? तो विद्युत रोधी दस्ताने जो होते हैं वो रबड़ के बनाए जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक कुंडली का प्रतिरोध 600 ओम 20 डिग्री सी टेम्परेचर पर, ताप गुणांक दिया उन्होंने 0.1, तो 50 डिग्री सी पर प्रतिरोध का मान क्या होगा? सिंपली आप देख रहे हैं 600 ओम दे रखा है आपको। अब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो देखिए यहाँ 600 से बड़ी जो वैल्यू है वो केवल ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी से आप सही कर लेंगे इसे। वोल्टेज के किस स्तर से ज़्यादा होने पर अतिरिक्त सुपर केबलों का उपयोग किया जाता है? तो सुपर केबल जो होती हैं वो ट्रांसमिशन में ज़्यादातर यूज की जाती हैं, और जो आपका होता है 132 से शुरू होता है ट्रांसमिशन। 132 के भी है, 220 के भी है, या आपका 400 के भी है, या 765 के भी है। ये सभी स्टेशनों पर आप देखेंगे पावर केबलों का इस्तेमाल किया जाता है। द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ए बेस्ड बीजेटी सर्किट इज नोन एज, तो वो क्यू पॉइंट के द्वारा जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही हो जाएगा। घरेलू अनुप्रयोगों में लोड कैसे जोड़ते हैं? तो आपको बता दें, जैसे आपके घर के सामने की जो लाइन जा रही है, यहाँ से आप अपना एक कनेक्शन लेते हैं, और एक कनेक्शन आप हमेशा कहाँ रखते हैं? ग्राउंड में। इन दोनों कनेक्शनों को ही आप यूज करते हैं, और दूसरे घर में भी, या अपने घर में एक आपने उपकरण यहाँ लगा दिया, दूसरा आपने उपकरण कोई और लगाएंगे, तो वहाँ भी क्या करेंगे, इसमें से एक तार लेंगे और एक अर्थिंग का तार लगाएंगे। तो यहाँ आप जितने उपकरण होंगे आपके, वो सब एक उनका बिंदु होगा अर्थ पे और एक होगा फेज पर। तो आप यहाँ देख पाएंगे ये जो कनेक्शन होता है वो समांतर क्रम में होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि घरों में ज़्यादातर जो भी होता है वो समांतर क्रम में लोड जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाता है। उस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग का रेटेड मान क्या होगा जिसकी रेटिंग 25 kVA 2200/220 वोल्ट 50 हर्ट्ज है? तो देखिए यहाँ पर, तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये 25 kVA है, तो यहाँ इसको आप बना लीजिए 25 के को हटा देंगे तो आपके 3 0 बन जाएंगे, आपका VA वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। अब आपको वोल्ट क्या दिया है 220 पे निकालना है आपको, तो V से भी कैंसिल हो जाएगा, आपका एम्पियर बचेगा। एम्पियर आपको ज्ञात करना है, 0 से 0 काट देंगे। अब आप इसे पहले काटिए कितने से, 2 से काटिए या 22 का भाग काटिए, तो 22 ही कम 22, 25 में से 22 3 बचेंगे, 30 हो जाएंगे यहाँ पे 0 सहित, तो 30 हो जाएंगे, तो 22 ही कम 22 और 8 बचेंगे 80 हो जाएंगे। 80 में भाग करेंगे तो 20 दिया 60, इस तरह से आ जाएगा। और आगे आप करेंगे हल 6 3 6 3 इस तरह से आएगा। अब आप इस 6 को हटाएंगे तो यहाँ इसकी जगह 4 कर देंगे, तो आपका जो है ये जो बन जाएगा फाइनली आंसर 113.64 एम्पियर बन जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर पहला ही आपका यहाँ पर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ सिंपली 6 डायोड होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा सही हो जाता है। एक तुल्यकालिक अल्टरनेटर में एक्साइटर किससे जुड़ा होता है? तो रोटर से जुड़ा होता है एक्साइटर, किससे? रोटर से। रोटर पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? ये बहुत ही सिंपल है। विद्युत धारा आप जानते हैं एम्पियर में नापते हैं, हमने अभी आंसर निकाला था एम्पियर में, देखिए विद्युत धारा का मान निकाला था। अगला प्रश्न है, एक डार्लिंगटन एम्पलीफायर में प्रयुक्त
ट्रांजिस्टरों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ होती है जो आपका एम्पलीफायर होता है डार्लिंगटन, उसमें केवल 2 ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ज्यावक्रीय रूप से बदलती प्रत्यावर्ती धारा में 20 एम्पीयर का आरएमएस मान है, इसके तात्कालिक मान का सही व्यंजक कौन सा होगा? तो आप इसका समीकरण जानते होंगे। देखिए क्या होता है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा का मतलब होता है आपका 2πf। तो यहाँ f की वैल्यू 50 दे रखी है। अब आप ओमेगा की वैल्यू पहले फाउंड आउट कर लीजिए। ओमेगा बराबर होता है 2πf। f की वैल्यू 50 है, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 2π में तो 50 दूनी 100 पाई। तो यहाँ ओमेगा का यह हम 100 पाई लिखेंगे, 100 पाई और टी आ रहा है यहाँ पर, तो हो जाएगा 100 पाई टी। 100 पाई टी देखो इन 3 में है। अब ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब चलते हैं आई नॉट की तरफ। तो आई नॉट जब निकालेंगे आप तो इसमें क्या करेंगे, ये शीर्ष आपका करंट होता है यानी अधिकतम करंट होता है। तो आई नॉट जब निकालते हैं तो जो आपको दे रखी है आई की वैल्यू 20 एम्पियर, उसमें आप गुणा करेंगे 1.41 का √2। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा देखिए, इसमें आप मल्टीप्लाई 2 एकम 2, 1 0 ये वाला, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 अंक के बाद दशमलव है तो जो होगा 28.2। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर जो देख रहे होंगे तीसरा वाला आई बराबर 28.2 साइन 100 पाई टी एम्पियर, ये आपका समीकरण बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम निम्न में से किस पर लागू होता है? तो जो फ्लेमिंग का नियम है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारावाही चालक पर काम करता है, धारावहन चालक पर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दिया नहीं उन्होंने, 99 प्रश्न आपके सामने। फॉर मेजरिंग ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज चूजन एज ए रेफरेंस मीडियम। जो परमेबिलिटी के बात की इन्होंने, यहाँ पर देखिए जो होता है मीडियम वो वैक्यूम होता है। क्या होता है? वैक्यूम। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके लिए, और इस तरह की आप वीडियो चाहते हैं हम बनाते रहें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि हाँ आप पुराने पेपर्स को हम बना के लाएँ आपके लिए, क्योंकि आप TG2 की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए कि आप अगर पुराने पेपर्स हल कर लेते हैं तो बहुत से प्रश्न आपको योग्य तो मिलते हैं इसमें से। और इसी तरह से हम आपके लिए अन्य शिफ्ट के और अन्य ईयर्स के क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। या फिर आप बताइए आप टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हम टॉपिक वाइज आपके लिए वीडियो बना के लेके आएँ। तो अगला प्रश्न आपके लिए देखिए, द क्वांटिटी पैरामीटर इज रेसिप्रोकल टू। तो वो रेसिप्रोकल जो होता है, क्वांटिटी पैरामीटर जो होता है वो होता है आपका रिलक्टेंस का उल्टा। रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट या वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।